मेरा नाम रवि कुमार हुआ और मैं कांके बोड़िया से रांची से ही बिलोंग करता हूँ साथियों। और मैं बात करूँ एज ए फैमिली बैकग्राउंड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आरसीएम परिवार, मेरा फैमिली बैकग्राउंड आरसीएम का ही रहा है साथियों। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मैं खेती किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं बड़े ही परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं दूसरे कृषि प्रोफेशन में शिक्षक परिवार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही खुद को प्राउड महसूस करता हूँ, खुशकिस्मत महसूस करता हूँ ये बोलते हुए कि मैं आरसीएम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से आरसीएम को जिया है, आरसीएम को देखा है। और मुझे बचपन में ही आरसी मिल गई, ये सबसे प्राउड की बात मैं मुझे लगता है साथियों। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं साथियों, तो आरसी में मैं अपनी जर्नी को तीन भागों में बांट सकता हूं। सबसे पहली जर्नी है, मुझे याद है मैं बचपन में जब मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम था ये आरसीएम क्या होता है, लेकिन हाँ मैं बचपन में साइकिल में पापा के साथ बैठ के पीयूसी जाता था, कभी मामा के साथ बैठ के बाइक में पीयूसी जाता था। मुझे बस यही मालूम था कि आरसी में प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। बचपन से आरसी का प्रोडक्ट यूजर रहा हूँ। बस इतना ही मालूम था। और जब भी मैं परवीन सर के घर में खेलते रहता था बचपन में, तो कोई भी आता था पूछता था परवीन कहाँ है, तो मैं हमेशा बोलता था मीटिंग में गए, भले वो किसी भी काम से बाहर गए हो। बस मुझे यही मालूम था कि मीटिंग गए, लेकिन मीटिंग क्या होता है ये तो मुझे कभी मालूम नहीं था बचपन में। तो ये मेरा एक पहला फेज था आरसीएम में। एज ए बच्चे मैं आरसीएम को बस ऐसे ही देख पाता था, लेकिन फिर काफी जब मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट की साथी हूँ, उसके बाद मैंने आरसीएम को थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चालू किया। और मैं आरसीएम में एक्टिवली हुआ 2013 से, जब शायद आरसीएम में भी जो प्रॉब्लम्स आई थी उसके बाद से आरसीएम फिर से दोबारा चालू हुआ था, और बहुत ही शानदार रीति चालू हुआ था। उस टाइम केवाईसी, आरसीएम में केवाईसी होता था, वो भी ऑफलाइन। तो आरसीएम में मैंने ऑफलाइन केवाईसी करने के लिए सेवा दिया पहले काफी महीनों तक। सारे लेजेंड्स जितने हम लोग के बीच में बैठे हुए सबकी केवाईसी मैंने खुद अपने हाथों से भरी हुई है। और उसके बाद एक साल मैंने एज ए पिकअप सेंटर में काम किया। एक साल तक पिकअप सेंटर को चलाना सीखा, पिकअप सेंटर का कैसे काम होता है। वहीं पर मैंने आरसीएम का प्लान पहली बार किसी से सुना। तो कभी भी मुझे आरसीएम का प्लान तो नहीं दिया गया, क्योंकि मैं घर पे ही आरसीएम चलते रहता था और आरसीएम में ही जीता था, लेकिन आरसीएम का प्लान कभी मुझे नहीं मिला। तो मैंने पिकअप सेंटर में ही दूसरे लोग किसी को प्लान दे रहे हूँ, मैं बस वही सुनते सुनते आरसीएम का प्लान सीखा। पहली बार मुझे पिकअप सेंटर में ही आरसीएम का प्लान थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या है आरसीएम, आरसीएम कैसे काम करता है, आरसीएम का सिस्टम क्या है। कोई दूसरे इंसान किसी को प्लान देते वहां से मुझे समझ में आया। और ऐसे ही एक साल पिकअप सेंटर में चलाते हुए एक मुझे मौका मिला। परवीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया एक पिकअप सेंटर चलाने। और पिकअप सेंटर में मैंने काफी साल सेवा दिया, और पिकअप सेंटर का टर्नओवर को भी बहुत बार मैंने टॉप काफी टॉप सेल्स में लेके आया, काफी बढ़िया सर्विस दिया। करीब 2012-13 साल तक पिकअप सेंटर में ही मैं सर्विस देता रहा साथ में। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि मैं कंफर्ट जोन में चला गया। एक कंफर्ट जोन, पिकअप सेंटर से ठीक ठाक पैसे आते थे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, बस चल जाता था लाइफ। और बस यही सोच कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया था कि हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आरसीएम से इतना पैसा तो आ ही जाता है कि सारे खर्चे मिट जाते हैं, कुछ बहुत सेविंग्स हो जाती है। तो ये एक कंफर्ट जोन में मैं रहा, और काफी साल तक बस ऐसे ही बीतता गया। ये मेरा आरसीएम का सेकंड फेज था साथियों। ये दूसरा फेज में मैं आरसीएम का पिकअप सेंटर जिया। और जो तीसरा फेज साथी, ये सबसे मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैं जिंदगी मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि आरसीएम में पिकअप सेंटर चलाना से एक लिमिटेड इनकम हो सकती है सर। पिकअप सेंटर चला के आप बहुत ज्यादा नहीं आगे जा सकते हैं। एक लिमिटेड एरिया तक आपके कस्टमर हो सकते हैं, एक लिमिटेड लिमिटेड कस्टमर हो सकते हैं। और कंपनी की पॉलिसी कभी भी एनी टाइम ग्रोथ में ही रहती है। तो पीयूसी एनी टाइम ज्यादा बढ़ेंगे तो आपकी सेल धीरे धीरे उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि पीयूसी जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो पीयूसी का सेल्स भी वैसे बढ़ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये चीज मुझे और समझ में आया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट डाउनलाइंस का, जिनको देख के मैं मोटिवेट हुआ। बहुत सारे लोग ऑफलाइन को देख के, क्रॉसलाइन को देख के, लेकिन मैं एनी टाइम बोलता हूँ, खुशी से बोल सकता हूँ, मैं अपने डाउनलाइंस को ही देख के मोटिवेट हुआ कि वो लोग इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो मैं अपलाइन होकर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुझे बहुत खला। और इसके लिए मैंने भी जिम्मेदारी लिया 2026 में कि नहीं, अब आरसीएम करने का समय आ गया है।
अब बहुत हो गया कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और फील्ड में काम करने का, फील्ड में उतर जाने का और एक असली अपलाइन, एक सही अपलाइन का फर्ज निभाने का, जो जिम्मेदारियां उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे मिले हुई है, मुझे उसको पूरा करने का और जो एक्सपेक्टेशन उन लोग की मुझसे है, वो सब एक्सपेक्टेशन में खरे उतरने का ये मेरी सोच रहा। और यही मेरा तीसरा फेज मैं कह सकता हूँ। अभी मेरा आरसी में तीसरा फेज चल रहा है और बस इससे ज्यादा तो मेरे पास कोई स्ट्रगल की कहानियां नहीं है कि मैं स्ट्रगल कुछ अपना बता पाऊँ कि मैंने मेरे साथ ये परेशानी थी, वो परेशानी थी, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में स्ट्रगल ही नहीं किया। ये भी, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि परेशानियां तो आई लेकिन मैंने कभी उसको स्ट्रगल के रूप में समझा ही नहीं। और जो भी एकदम फ्लो में होते गया, फ्लो में पीसी ओनर बना, फ्लो में आरसीएम में आया, फ्लो में रॉयल्टी में, मतलब अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो कभी कोई भी मैं परेशानी, दिक्कत, ये बिल्कुल आपको प्रॉब्लम या फिर सेक्रीफाइस ऐसा कुछ मुझे महसूस ही नहीं हुआ। तो ये था मेरा आरसीएम का तीसरा फेज। इसमें मेरे पास कोई स्ट्रगल ही नहीं है, तो इसलिए मैं स्ट्रगल तो नहीं बताऊंगा आज सारे लोगों को, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज कुछ ट्रेनिंग हो जाए। आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम लोग आए हुए हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम लोग कैसे लेजेंड बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसलिए मैंने कल ही पीपीटी बना लिया, जो कि राजेश सर बोलते हैं एआई का उपयोग करके। एआई का उपयोग मैंने बखूबी किया है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सभी साथियों का कि जिन्होंने मुझे सुनने के लिए आज जूम पे आए और अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, सभी को वेलकम। और आज हम लोग जो सीखेंगे, हम लोग का आज का टॉपिक है हाउ टू बिकेम सक्सेसफुल एंड लेजेंड। आज आरसीएम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, 3.5 करोड़ आईडी लगी हुई, परमिशन बोलते हैं 3.5 करोड़ आईडी लगी हुई, लेकिन हम लोग को उसमें से सक्सेसफुल और लेजेंड बनना है। आज जैसे बोला जाता है कि सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट भगवान। आज सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट की पहचान होती है। अगर हम लोग क्रिकेट बोलते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिक सचिन का नाम आ जाता है। अगर हम लोग हीरो एक्टर बोलते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिकली अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का नाम आने लगता है। तो वैसे ही आज अपने को सक्सेसफुल और लेजेंड बनना है साथियों। और आज हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल और लेजेंड बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई अमीर नहीं होना चाहिए या फिर गरीब नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी है, आप गोरे हैं, काले हैं, अमीर है, गरीब है, गांव के है, शहर के है, जंगल के है, आप महिला है, पुरुष है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कोई डिग्री नहीं मांगता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, कोई उम्र नहीं मांगता है। आज इस इंडस्ट्री में 18 साल के भी लोग कामयाब है, 60 साल के भी लोग कामयाब है। जो इस धरती में नहीं है वो लोग भी कामयाब है। जिन्होंने आरसीएम किया वो भी कामयाब है, जिनके हस्बैंड ने आरसीएम किया वो भी कामयाब है, जिनकी वाइफ ने आरसीएम किया वो भी कामयाब है। एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है साथियों जहाँ पर हम लोग सक्सेसफुल और लेजेंड बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना कोई डिग्री चाहिए, ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। और इसी डायरेक्ट सेलिंग को लेके भी आज मार्केट में जो हम लोग के गवर्नमेंट है, आज मार्केट में इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इतना परेशानी है मार्केट में, तो आज हम लोग को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही साथी डायरेक्ट सेलिंग को लेके। आज अभी इवेंट हुआ था आरसीएम का, आप देख सकते हैं कितने सारे मंत्री नेता आए, सबों ने डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम को कितना सपोर्ट किया, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली, कितने इसके प्रोडक्ट की तारीफ किए। ये जो आज आरसीएम का जो मोटो है, सेहत के सिपाही, ये सब इतने सारे मोटो है, सारा क्या है, भारत को सपोर्ट करने वाला है, भारत को आगे ले जाने वाला है। इसलिए आज केंद्र सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी आज डायरेक्ट सेलिंग को एज ए लीगल इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है और बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आज आरसीएम पूरे इंडिया को, पूरे भारत को, इसको ग्रोथ में आज आरसीएम 3203 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुका है। और जो मैक्सिमम जीएसटी और टीडीएस भरने वालों में से अगर कोई इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है साथियों। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जगह चोरी, जीएसटी का सब होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है, और खासकर आरसीएम कि सबका टीडीएस पहले कट के आता है, सबकी जीएसटी पहले कट के आती है। और इसलिए अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है तो आप खुशकिस्मत है, आप खुद को प्राउड महसूस कर सकते हैं कि आप भारत के एक सच्चे नागरिक है, भारत के एक सच्चे योद्धा है साथियों। तो आज मैं बात करूंगा ये डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या दे सकता है, आरसीएम आपको क्या दे सकता है। आरसीएम एक आपको बढ़िया घर दे सकता है, एक बढ़िया गाड़ी दे सकता है साथियों,
एक बढ़िया रिस्पेक्ट दे सकता है, पैसे दे सकता है, एक हंसता खेलता फैमिली दे सकता है साथियों, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है साथियों। ये मैं दे सकता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये दे रहा है सब। आज हम लोग के बीच में ऐसे ऐसे लेजेंड हैं, जितने सारे लोग अच्छे गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, एक अच्छे घर में रह रहे हैं, और उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है साथियों, स्टेज पे आप देखते होंगे जो उनको रिस्पेक्ट मिलती है, कहीं पर भी वो जाते हैं एनी टाइम उनके लिए लोग खड़े होते हैं। और पैसे की कोई कमी नहीं है डायरेक्शन में, जो भी लेजेंड है। और एक अच्छा खासा फैमिली भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जब आप लेजेंड बन जाते हैं तो आपको पूरे परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आज बहुत सारे लोग को देख रहे होंगे कि आज वो बस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और लाइफ को एंजॉय करते हुए भी आरसीएम से पैसे रुक नहीं रहे, पैसे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग को अचीव कैसे होगा, हम लोग लेजेंड कैसे बनेंगे ऐसे का? तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या फिर मैं कुछ अलग बताऊंगा कि अरे बात ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये सभी को मालूम है साथियों, बस थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइंड कर दे रहा हूँ। ये स्किल, अपने स्किल को हम लोग को डेवलप करना चाहिए। अपने स्किल साथियों हर इंडस्ट्री में चाहिए, चाहे आप कारपेंटरी हो, रिटेल इंडस्ट्री हो, या फिर आईटी इंडस्ट्री हो। हर इंडस्ट्री में आपको स्किल चाहिए साथियों, और हर इंडस्ट्री में आपको स्किल को एक बार सिर्फ नहीं सीखना होता है। इसे एक बार सीखने से नहीं होता है, बार बार अपने आप को पॉलिश करते रहना होता है, अपने आप को सीखते रहना होता है। आज लाखों रुपए लगा के लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी ले ऑफ हो रहे हैं। और टिके कौन है? जो बार बार सीख रहे हैं। अभी एआई आ गया तो लोग एआई का कोर्स कर रहे हैं। कभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा कोर्स है इंडस्ट्री में, हर मतलब 1 साल 1.5 साल में एक नया कोर्स लॉन्च हो जाता है। और उस कोर्स को हर जो भी अगर आईटी इंडस्ट्री में उनको मालूम है वो कोर्स करना ही पड़ता है, अगर इंडस्ट्री में टिकना था तो साथ में। तो ऐसा ही हम लोग को अगर डायरेक्ट सेलिंग में आए तो लगातार सीखते रहना है, लगातार खुद को पॉलिश करते रहना है, और तभी जाके हम लोग का ग्रोथ हो सकता है, तभी जाके हम लोग के पीने आ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लेजेंड कैसे बनना है। आज साथियों क्रिकेट हर इंडस्ट्री में लोगों को मालूम है साथियों कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग टायर सेलिंग में है तो हम लोग को एक बार सीखना पड़ेगा कि हम लोग को करना क्या है। आज जो क्रिकेटर है उसको मालूम है कि उसको रन बनाना है, एक फुटबॉलर उसको मालूम है कि गोल करना है, एक डॉक्टर है उसको मालूम है कि अपना इलाज करना है, और एक वकील मालूम है कि उसको अपना केस लड़ना है, और एक एक्टर है उसको भी मालूम है कि मुझे एक्टिंग करना है और लोगों को एंटरटेन करना है। तो आज हर इंडस्ट्री के लोगों को मालूम है कि उनका काम क्या है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, जो मर्जी होता है वो आ जाता है, कोई स्किल नहीं होता फिर भी उनको ले लिया जाता है। कोई अमीर हो गरीब हो कुछ देखा नहीं जाता है, तो उसको इसलिए उनको आरसी में तो ले लिया जाता है, लेकिन सिर्फ आरसी में आ जाने से कामयाब नहीं होगा। आरसी में आने के बाद उनको स्किल देना बहुत जरूरी है। आरसी में आने के बाद आपको स्किल देना बहुत जरूरी है, बिना स्किल का कोई काम नहीं होगा। और कभी भी आपको अपने स्किल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और लगातार सीखते जाना है, लगातार आपको सीखते जाना है। हम लोग को लगातार सीखेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब बोलते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इस इंडस्ट्री में आपको रहने के इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने के लिए, जैसे मैंने बताया कि इतने सारे लोगों को मालूम है कि उनको करना क्या है, तो ऐसे ही हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस परवीन सर एनी टाइम बोलते हैं कि टीम बनाना और सेल्स करना, यानी कि जोड़ना और बेचना। ये कोई नई बात नहीं है साथियों, ये सबको को मालूम है कि हम लोग को क्या करना है, जोड़ना और बेचना है साथियों। आज अगर हम लोग जोड़ते नहीं है और बेचते नहीं आरसीएम में, और आगे कुछ खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, और वहाँ मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर डेली आते जाते हैं, फील्ड में भी घूमते हैं, लेकिन जब हम लोग जोड़ नहीं रहे हैं, सेल्स नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग जोकर है साथ। हम लोग बस खुद का टाइम पास कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोगों को, मीटिंग जाते हैं, मजा आता है, ताली बजाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम लोग खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं। और जो भी आप अपने आसपास लेजेंड देखते हैं, अगर हम लोग को लेजेंड बनना है तो वह सारे लेजेंड्स आज भी अपने टीम को ग्रो कर रहे हैं, अपने सेल्स कर रहे हैं। कभी भी ये एक बार नहीं कर रहे, ये लगातार कर रहे हैं। जब वो वाइटल में थे तब भी वो टीम बनाते थे, वो बेचते थे। जब वो रॉयल टीम में थे तब भी वो टीम बनाते थे, वो बेचते थे। जो हम राल्ड में गए तब भी वो टीम बना रहे, वो बेच रहे। आज आपके सामने उदाहरण है साथियों, परवीन सर आज भी वो जल संचय बेचते हैं। आज भी इतने बड़े पिन हो जाने के बाद भी वो जल संचय में काम कर रहे हैं, घर फील्ड में जा जाके जल संचय बेच रहे हैं।
आज भी वो टीम बना रहे हैं, आज भी वो नई ज्वाइनिंग डाल रहे हैं। और अगर हम लोग बस रॉयल्टी बन जाएंगे और हम लोग सोचेंगे कि नहीं अब तो रॉयल्टी हो गया, अब मुझे काम करना है, बताना है तुम क्या करोगे, और अपन सेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग खुद से सेल्स नहीं करेंगे, हम लोग टीम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ अब तो मेरा हो गया भाई, रॉयल्टी हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना, अब तो बाकी लोग करेंगे, टीम्स और सेल्स बनाएंगे। तो फिर हम लोग लेजेंड तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक टीम में जरूर अटक जाएंगे सर। एक टीम में अगर अटकना है तो बिल्कुल टीम्स और सेल्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग को लगातार, अगर हम लोग को वाइटल्स, अगर हम लोग को बिगिनर से स्टार्टर चाहिए तो टीम्स और सेल्स करना पड़ेगा, टीम बनाना और सेल्स करना पड़ेगा। अगर हम लोग को बिगिनर से स्टार्टर से रनर चाहिए तो भी सेल्स और टीम ईगल जाना है तो भी टीम और सेल्स बनाना पड़ेगा। स्टार बनना है तो भी टीम्स और सेल्स बनाना पड़ेगा, और स्टार से रॉयल्टी, रॉयल्टी से टेक्निकल जाना है तो टीम्स और सेल्स बनाना बहुत जरूरी साथियों। और कोई भी पर्सन अगर आप तो देख लेते हैं इस इंडस्ट्री में, सक्सेसफुल इंडस्ट्री को, अगर सक्सेसफुल पर्सन अगर आपको इंडस्ट्री में देखना है तो टीम्स और सेल्स बना के ही लेजेंड बना है साथ। तो लेजेंड बनने के लिए हम लोग को 7 स्किल चाहिए साथियों। 7 स्किल्स के बारे में बात करूंगा। पहला स्किल होना चाहिए ड्रीम बिग। अब ड्रीम बिग और ड्रीम बिग मतलब बड़ा सपना। बड़ा सपना मतलब क्या होता है साहब? मैं रॉयल्टी बनूंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं हवाई जहाज से विदेश यात्रा जाऊंगा। ये बिल्कुल बड़ा सपना नहीं हुआ साथी। बड़ा सपना अगर हम लोग खुद के लिए देखते हैं तो इसको बिल्कुल बड़ा सपना नहीं बोलते। बड़ा सपना तब होता है साथियों जब हम अपने डाउनलाइंस, अपने टीम के लिए देखते हैं। टीम के लिए जब हम लोग बड़े सपने देखते हैं कि मैं 100 लोगों को रॉयल्टी लेके जाऊंगा, मैं 500 लोगों को अपने साथ घुमाने ले जाऊंगा, 500 मैं 500 नए पिन लेके आऊंगा, मैं इतने सारे लोगों को कामयाब करूंगा, मैं 20 लोगों को घर बनवाऊंगा, मैं 50 लोगों को कार दिलवाऊंगा। अगर आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो ये तो बड़ा सपना होता है सर। और खुद के लिए अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही छोटा इम्पैक्ट होता है। अगर आप खुद का घर बनवा दिया तो आप कितने लोगों को रोजगार सकते हैं? 5 लोगों को, 10 लोगों के जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने नीचे 50 रॉयल्टी, 10 रॉयल्टी डाल दिया और वो लोग कामयाब होते हैं तो इससे आप समाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और बहुत सारे लोग अगर अपनी, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, देश को इम्पैक्ट होता है, देश में रेवेन्यू आता है। तो ये बड़ा सोचना है और अपने लिए आरसीएम में काम नहीं करना है साथियों, दूसरे के लिए काम करना है। आज बहुत सारे उदाहरण देना चाहूंगा साथियों। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये सब बड़े बड़े बिलियनियर हैं। इन्होंने तो खुद करोड़ों लाखों कमा लिया, अब उनको क्या जरूरत है कमाने का? आज उनके पास पैसों की इतनी है कि कितने भी पीढ़ियां आते चली जाए, कितने भी पीढ़ियां तक उनका परिवार चल जाए, लेकिन पैसे खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन वो लोग किस लिए काम कर रहे हैं? वो लोग काम कर रहे हैं देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश की इकोनॉमी में इम्पैक्ट डालने के लिए। कि सिर्फ मेरा राशन का व्यवस्था हो गया, मेरा इनकम का व्यवस्था हो गया, तो इससे में ही अगर उन लोग संतुष्ट हो जाते तो फिर आज देश आगे नहीं बढ़ पाता। आज वो लोग बड़े बड़े देश में इम्पैक्ट डालते हैं। जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, बड़े बड़े पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से समाज सेवी हो गए। उन लोग बड़े सपने देखते हैं और बड़ा इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम लोग को जब भी सपने देखना है दूसरों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सके, ये बिल्कुल हम लोग का तब जाके इसको हम लोग बोल सकते हैं बड़ा सपना। बड़े देखने साथियों, अगर अपन बड़े सपने नहीं देखते हैं, छोटे सपने देखते हैं तो फिर वो कब हम लोग धरती पे आए, कब चले जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। अगर बड़े सपने देखेंगे तो कोई भी इस धरती से जाता है साथियों। लता मंगेशकर जी चले गए थे, इतना हम लोग याद किए थे। जैसे बहुत लेजेंड जब जाते हैं, जब भी लेजेंड जाते हैं तो पूरा देश रोता है, पूरा देश याद करता है। ऐसे ही हम भी जब इस धरती से जाए तो हम लोग लेजेंड अगर बन के जाएंगे, पूरा देश, पूरा दुनिया याद रखेगा और हम लोग को कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा सर। और सेकंड पॉइंट है सर, टू ईगरनेस टू लर्न, यानी कि सीखने की उत्सुकता। इस इंडस्ट्री में साथ में आपका अपलाइन ही है जो आपको बार बार बोलेगा चलो मीटिंग चलते हैं, चलो प्लान शो करते हैं, चलो फील्ड में चलते हैं। लेकिन जब तक आपका प्लान कब तक बोलेगा? एक टाइम तक ही आपका प्लान आपको बोलेगा चलो आज मीटिंग चलना है, कितना तारीख हो गया, तो उस तारीख का प्लानिंग करिए आप, इस मीटिंग में आना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अपलाइन एक टाइम तक ही बोले, जैसे ही उसका टीम बड़ा हो जाएगा, आप ध्यान नहीं देंगे, अपने खुद को इच्छे सीखने की उत्सुकता नहीं रखेंगे, खुद को पॉलिश नहीं करेंगे, तो फिर वो भी
एक टाइम के बाद और भी टीम बढ़ जाएगी तो जो लोग सीखने का उत्सुकता रखते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उन लोग के पीछे बिजी हो जाएंगे, तो फिर आप कहीं रह के रह जाएंगे। इसलिए बिजनेस मेरा है या आरसीएम मेरा है, इसका जो भी बिजनेस होगा इसका इनकम हमको आएगा, तो सीखने का उत्सुकता भी साथियों ये मुझे खुद ही रखना है। ये बिजनेस मेरी जिम्मेवारी, ये कोई टीसी सर का बिजनेस नहीं है या फिर परवीन सर का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस मेरा है। जहां से हम जुड़ते हैं वहीं से मेरी जिम्मेवारी होती है और वहीं से हमको अपने सीखने की क्षमता, सीखने की उत्सुकता को जगाए रखना साथियों। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी साथी आज मीटिंग में जुड़े हैं, वो सब सीखने की उत्सुकता रखते हैं, हर दिन सीखना चाहते हैं, इसीलिए आज जूम में जुड़े हुए हैं। सबको अपनी अपनी पीठ एक बार थपथपा लेंगे, क्योंकि सीखने का अगर आप में इच्छा है तो ही आज आप यहाँ। सीखने की इच्छा को एनी टाइम जगाए रखना है और एक बार नहीं सीखना, एनी टाइम सीखना। कोई भी नई चीजें आती है उसको सीखते रहना साथ। और नेक्स्ट रिजल्ट्स, आज हम लोग कोई कितना भी सुंदर चेहरा है लेकिन उसको देख देख के लोग बोर हो जाएंगे। बोर किससे नहीं होंगे साथियों? रिजल्ट्स। आखिर हम लोग हर इंडस्ट्री में क्या मांगते हैं? रिजल्ट्स मांगता है साथ। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अगर रिजल्ट नहीं लाएगा, वो पेशेंट को ठीक किया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या वो डॉक्टर लेजेंड डॉक्टर बन पाएगा? एक सफल डॉक्टर बन पाएगा? एक लॉयर है, वो कोई केस लिया और केस में उसका रिजल्ट ही नहीं आया, वो केस हार गया, तो क्या वो लेजेंड बनेगा? क्या वो ऐसा वकील बनेगा जिसको पीढ़ियों तो याद किया जा सके? क्या उसको जाने के बाद हम लोग याद करेंगे? वो सफल वकील भी नहीं कहलाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को रिजल्ट लाना सकते हैं। अगर हम लोग रिजल्ट लाएंगे तो ही हम लोग रिजल्ट लाएंगे तो ही हम लोग को लोग पसंद करेंगे। नहीं तो एक टाइम के बाद हम लोग का शक्ल देख देख के भी लोग बोर हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो भले इसका शक्ल सही है, बहुत अच्छा दिखता है, ये रिजल्ट इससे नहीं आ रहा है। तो बस लोगों को बोर नहीं होना देना है और हम लोग को रिजल्ट एनी टाइम लेके आना है, चाहे कैसा भी कंडीशन। होली हो, दिवाली हो, अभी धनकटनी चालू होने, एक सोच देंगे सर अभी तो धनकटनी चालू होने वाला है, अब हम लोग रिजल्ट जो है अगले मंथ लेके आएंगे, अभी इस मंथ तो धनकटनी का सीजन चालू हो, सॉरी धान रोपने का सीजन चालू होने वाला है। अभी तो सर बिजी है सब, मेरा सारे ऑनलाइन लोग। अभी तो मीटिंग में बहुत कम लोग आ रहे हैं क्योंकि सब धान का रोपने चला गया या फिर खेती बाड़ी में बिजी है। आज तो होली था, आज तो दिवाली था, इसलिए मेरे टीम में कम संख्या है आज। तो ये परिस्थिति तो एनी टाइम रहेगी साथी, लेकिन रिजल्ट ही हम लोग को आरसीएम में इनकम दिलाता है, आरसीएम में हम लोग को लेजेंड बनाता है। और जितने भी प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन में आपको रिजल्ट चाहिए। अगर आप किसी सरकारी, किसी भी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में अगर आप रिजल्ट ला के नहीं देते हैं, आपको फायर करने में एक हफ्ता एक महीना नहीं लगाते साथ। आपको फायर करने में एक हफ्ता एक महीना नहीं लगाते हैं, आपको एक महीने में नौकरी से निकाल दिया जाता है, बोलते हैं आपका रिजल्ट नहीं आया, वो पीआईपी में डाल देते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। तो आरसीएम ये है जहां पर आपको निकाला तो नहीं जा रहा है, लेकिन आप रिजल्ट नहीं लाएंगे तो फिर आपके जो अपलाइन का आप रिजल्ट नहीं लाएंगे तो अपना कामयाबी में आप खुद ही ताला मार देते हैं और अपना ग्रोथ में आप खुद ही रुकावट डाल देते हैं। और जो रिजल्ट नहीं आता है साथ, जो अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? कबाड़ी हो जाएगा। आज हमारे घर में मान लेते एक पियानो है या फिर आपका कोई भी फेवरेट चीज है, अगर वो उसका यूज है उसको बजाना पियानो का, अब वो बज ही नहीं रहा तो फिर हम लोग उसको रख के क्या करेंगे? वो है कबाड़ी। उसको क्या करेंगे? हम लोग निकाल के बेच देंगे। हम लोग इंसान है, हम लोग रिजल्ट नहीं ला रहे हैं तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे, तो फिर हम लोग को भी उठा के शमशान घाट ले जाया जाएगा, क्योंकि हम लोग रिजल्ट नहीं ला रहे साथ। नो रिजल्ट जो कबाड़। अगर हम लोग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो हम लोग आरसीएम का कबाड़ा है। हम लोग कबाड़ा को कभी भी बेच दिया जाता है, कोई इज्जत नहीं रहता है कबाड़ी का। जिधर जाते हैं उधर से पैर से लोग ठोकर मार देते हैं, उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं हम लोग को। हम लोग को वो इंसान नहीं बनना है कि कोई हम लोग को उठा के डस्टबिन में डाल दे, कोई भी हम लोग को पैर से मार दे। और रिजल्ट अगर हम लोग का नहीं आता है तो और एक प्रॉब्लम आता है, जब रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग को फिर कभी कभी कंपनी को ही दोष देने लगता है, ये कंपनी में ही प्रॉब्लम है, मेरा तो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कंपनी के सब प्लान में दिक्कत है, ये अगर ऐसा कर देता, ऐसे कर देता तब जाके मेरा रिजल्ट आता। लेकिन साथियों हम लोग को वो दोष देते हैं जो लोग, वो लोग को फिर दूसरी कंपनी का प्लान सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। हाँ, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपके आसपास जो दूसरे नेटवर्क है वो लोग भी पहुंच जाते हैं, देखिए आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप आइए हमारी कंपनी में तो एक महीने में रॉयल्टी, एक महीने में डायमंड बना दिया जाता है, एक महीने में ये हो जाता है। तो ये काम कब होता है? जब अपना रिजल्ट
हम लोग जनरेट नहीं करते हैं। तो ये सब होता है। और हम लोग को रिजल्ट जनरेट करने के लिए लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार अपने स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट बिल्कुल जरूरी है साथियों। बिना रिजल्ट का हम लोग कबाड़ा है, हम लोग को कबाड़ा नहीं बनना है, हम लोग को सोना बनना है, ताकि हम लोग का वैल्यू हो कबाड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, थिंक द राइट वे। सही सोचना है। हम लोग को कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड में एनी टाइम रहना है। हम लोग भले फील्ड में जाते हैं, फील्ड में भले रिजेक्शन मिल जाता है, लेकिन रिजेक्शन सभी को मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग को मिलता है। आज जितने भी लेजेंड्स बने हैं, आज जितने भी परवीन सर हो, सुरेंद्र सर हो, गणेश सर हो, सुरेश सर हो, नरेश सर हो, जितने भी है सब जब फील्ड में गए थे सबको रिजेक्शन मिला था। सबको बोला गया था ये आरसीएम नहीं चलेगा, कहाँ फंस गए हो, इससे बढ़िया आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, वो करो ये करो। लोग बस मौके की फिराक में रहते कि आपको नेगेटिव कैसे करें, लेकिन आपको एनी टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है। और आज किसको बुरा नहीं बोला जाता सर। आज नरेंद्र मोदी हो गया, राहुल गांधी हो गया, सबको लोग गालियां दे रहे हैं। आज जो क्रिकेट धोनी है, धोनी भी जब क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली भी जब क्रिकेट खेलता है, जब उसको सेंचुरी नहीं आता है या फिर किसी दिन जीरो पे आउट हो जाता है, लोग उसको भी गाली देते हैं, बोलते हैं ये तो बेकार है, इससे नहीं होगा कुछ, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए क्रिकेट खेलना। तो क्या वो हम लोग को बात सुन के क्रिकेट खेलना छोड़ देता है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, जी जी आ रही, बढ़िया। बिल्कुल। तो वैसे ही वही मैं बोल रहा था कि अगर कोई दूसरा कमेंट पास करता है, तो क्या जो लेजेंड्स है, जो भी हम लोग के बीच में विराट कोहली है, उसको उसका अगर जीरो पे आउट हो गया और बोलते ये तो बेकार आदमी है, इसको तो क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, इससे तो क्रिकेट खत्म हो गया, अब तो ये बूढ़ा हो गया, अब तो इसका रिटायरमेंट पक्का है, तो क्या हम लोग की बात को सुन के अपना क्रिकेट छोड़ देता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो जितने भी लेजेंड्स हैं वो कभी भी किसी की बातों को नहीं सुनते हैं और ओनली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। आज बड़े बड़े लीडर्स को भी लोग गालियां देते हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशन से नहीं छोड़ते, हर बार इलेक्शन में फिर से खड़े हो जाते हैं, नहीं इस बार मैं जीत के रहूंगा, इस बार मैं जीत के रहूंगा। और वैसे ही हम लोग को एनी टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सोच राइट वे में सोचना है। चाहे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, लोग छोड़ के जा रहे, कोई बात नहीं, चला गया दूसरा आएगा। प्लान छोड़ के रिजेक्शन मिल गया, छोड़ दे, कोई बात नहीं, दूसरों को प्लान देंगे। कोई आदमी आपको बोलता है कि आरसीएम तो ठीक है चल गया, लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले जो लोग जुड़े थे वो लोग का चला होगा, लेकिन आज साथियों जो बाद में जुड़े सबका रिजल्ट आ रहा है, सबका सब कामयाब हो रहे हैं। बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ना है और आरसीएम को छोड़ना ही नहीं है। अगर आप इसकी उसकी बातें सोच के आरसीएम को छोड़ दे तो आप अपना नुकसान करें, किसी और का नहीं नुकसान करें, और आप लेजेंड्स बनने के काबिल नहीं है। फिर आप आरसीएम में कामयाब बनने के काबिल ही नहीं है अगर आप इसकी उसकी बात। और अपने आसपास आप जितने भी साथी देख ले, कोई ऐसा साथी नहीं है जिसको भी बोला अरे वाह बहुत बढ़िया आप तो कामयाब होके रहेंगे। लोग एनी टाइम आपको गिराने के चक्कर में ही रहते हैं, बोलते हैं तुमसे तो नहीं हो पाएगा साथी, लेकिन उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है, बोलना तुमसे नहीं होगा लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, मेरा वादा है, मैं आरसीएम में डायमंड बनूंगा, मैं आरसीएम में एमराल्ड बनूंगा। ये खुद से वादा करना है साथियों, और एनी टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है बस। और नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, द आर्ट ऑफ केयरिंग। आज बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी शक्लें तो मिलती है, लेकिन कुछ साथी उसको और निखार के मिस वर्ल्ड तक मिल जाते, लेकिन कुछ लोग केयर नहीं करते हैं तो वो चेहरा और बिगड़ जाता है। वैसे ही आज बहुत सारे लोगों को टीम तो बहुत अच्छी अच्छी मिल गई, टीम को केयर करना बहुत जरूरी है। जितने भी लेजेंड्स हैं उनके पास उनकी टीम है, टीम की बहुत केयर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इतनी आसानी से टीम नहीं मिलती है, इतने आसानी से उनको पीछे कितना मेहनत किया गया। इसलिए एनी टाइम अपने टीम है उसका केयर करना है, कभी भी उनके साथ बिहेव नहीं करना साथियों। कभी उनके लेग स्ट्रक्चर के साथ अपन छेड़छाड़ करते हैं तो फिर या फिर उनको गुलाम समझते हैं, ये तुमको तो भाई हम ऑर्डर दे दिए तो करना ही करना है उनको, तो फिर हम लोग लेजेंड की कैटेगरी में नहीं आ सकते। इस बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ साथियों। एक बंदर और एक मगरमच्छ होते हैं, एक नदी के किनारे एक
पेड़ में एक बंदर रहता था, बेर का पेड़ था, और उसका दोस्त था एक मगरमच्छ। वो अपना दोस्त का मगरमच्छ का दोस्त था बंदर। बंदर क्या करता था, खुद तो बैर खाता ही था और अपने दोस्त मगरमच्छ को भी बैर खिलाता था साथियों। और बैर जब खिलाता बहुत ही मीठे मीठे बैर होते थे। और जो बंदर है वो कुछ बैर को मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी पैक करके देता था कि आप इसको लेके जाओ अपनी पत्नी के साथ में खाना। वो मगरमच्छ डेली बैर लेके जाता था और अपनी पत्नी के लिए उसको भी खिलाता था। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है कि ये बंदर जो तुम्हारा दोस्त है वो तो डेली बैर खाता है और इतना बढ़िया बढ़िया बैर भेजता भी है, लेकिन उसका अगर वो डेली बैर खा रहा है तो उसका कलेजा कितना टेस्टी होगा, कितना बढ़िया होगा। तो ऐसा करो कि तुम कल वो बंदर को ही लेके आओ, उसका कलेजा हम लोग खाएंगे। तो ये बोल के बंदर तो बेजा सोचता है, फिर उसकी पत्नी उसको बोलती है तो वो चला ही जाता है। बोलता है कि बंदर चलो आज तुमको खाने पे लंच पे बुलाए हैं, आज हम लोग घर में पार्टी है, तुम चलो आज हम मेरे घर चलो, तुम डेली हमको पार्टी देते, आज तुमको हम पार्टी देंगे। ऐसे करके उसको ले जाता है। तो बीच रास्ता में मगरमच्छ बोल देता है कि देखो बंदर भाई, तुम मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुमको बता दूं असल में हम तुमको, मेरे घर में कोई पार्टी नहीं है, लेकिन आज मेरी वाइफ हमको बोली है कि तुमको लेके आना, हम लोग तुम्हारा कलेजा खाने वाले। लेकिन बंदर बोलता है साथियों कि दोस्त तुमको ये पहले बताना चाहिए था, क्योंकि ये कलेजा तो मैं अपना पेड़ में ही छोड़ के आया हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी को कलेजा चाहिए तो मुझे तो वापस जाना पड़ेगा पेड़ में, पेड़ में ही मेरा कलेजा रखा हुआ है। तो ये सुन के फिर बंदर और मगरमच्छ चले जाते हैं वापस पेड़ में। और वापस से फिर बंदर आता नहीं है, बोलता है मैं नहीं आ रहा दोस्त। तो ऐसे ही हम लोग को अपनी टीम का केयर करना है, कभी भी डाउनलाइन को खा ही नहीं जाना है। डाउनलाइन को एनी टाइम उसको ग्रोथ कैसे करे ये बिल्कुल हम लोग को सोचना है। उसको कभी उसके पर्सनल लेन देन नहीं करना है, पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके लेग स्ट्रक्चर से बिल्कुल छेड़ना है, छाड़ नहीं करना है। ये सब लेजेंड्स का क्वालिटी होती है। ये सब छोटे मोटे जो लोग तो जिंदगी में कुछ आगे नहीं जाना, वो लोग ही है जो ये सब काम करते हैं कि लेन देन, टीम स्ट्रक्चर से छेड़छाड़, या फिर गलत प्लान शो करना। इस कंपनी से कुछ ऑफर आया, नीचे में दूसरा ऑफर प्रमोट करना। ये सब की ये सब चीजों से बिल्कुल दूर रहेंगे तो ही हम लोग लेजेंड्स बनेंगे साथ। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, रिक्रूटमेंट। आज बड़ी बड़ी कंपनी है, अमेजोन, रेलवे, फ्लिपकार्ट, मतलब जितनी भी बड़ी कंपनी है, एप्पल, आज भी रिक्रूटमेंट कर रही है। आज बीसीसीआई आज भी क्रिकेटर की रिक्रूटमेंट कर रही है। बीसीसीआई के पास से एक बार सचिन तेंदुलकर आ गया, तो क्या फिर वो नया रिक्रूटमेंट बंद कर दिया? अरे हम लोग पास तो एक सचिन तेंदुलकर आ ही गया है, अब हम लोग को तो नए लोगों की जरूरत ही नहीं है। नहीं साथी, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए नए लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं। आज एप्पल में हर साल जितने भी टैलेंटेड इंजीनियर आईआईटी आईएम से आते हैं, सबको अपने टीम में रिक्रूटमेंट किया जाता है। बड़ी बड़ी गूगल में भी सारे आईआईटी आईआईटीएन को रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ऐसा ही हम लोग के भी टीम में जितने भी हमेशा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलते रहना चाहिए। अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूटमेंट करना है, क्वालिटी रिक्रूटमेंट भी करना है। जितने अच्छे क्वालिटी के रिक्रूटमेंट हम लोग की टीम में आएंगे, हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, उतने क्वालिटी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उतने स्पीड से रिजल्ट आएंगे। तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट में कोई कमी नहीं है। आज भी जितने लेजेंड्स हैं सारे लोग रिक्रूटमेंट करे जा रहे हैं अपनी टीम में, और जितने ज्यादा रिक्रूटमेंट अपनी टीम में होंगे, जितनी बड़ी वर्कशॉप फोर्स होगी, उतना बड़ा काम होगा। रेलवे में बोला जाता है दुनिया के सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है, दुनिया का सबसे ज्यादा एम्प्लॉय देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे। वैसे ही अपने टीम में भी रिक्रूटमेंट कभी भी रोकना नहीं है। ना रॉयल्टी बनने के बाद रिक्रूटमेंट रोकना है, ना टेक्निकल बनने के बाद रिक्रूटमेंट रोकना है, ना डायमंड बनने के बाद रिक्रूटमेंट रोकना है। रिक्रूटमेंट एनी टाइम चलते रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसा होगा कि हम लोग रिक्रूटमेंट करते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे रिक्रूटमेंट किए थे, कुछ लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। हम रिक्रूटमेंट किए थे 100 लोग का ज्वाइन किए थे, 5 लोग तो छोड़ के चले गए। साथियों मैं बताना चाहूंगा, बाकी इंडस्ट्री में रिटायरमेंट होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज में रिटायरमेंट कोई होता ही नहीं है। इसीलिए वो लोग बाकी इंडस्ट्री में 60 साल हो जाते तो रिटायर ले लेते हैं, तो इस इंडस्ट्री में ऐसे रिटायरमेंट नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग बिना रिटायरमेंट लिए ही निकल जाते हैं। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें ये उनकी कोई गलती नहीं। रिटायरमेंट फॉर्म नहीं भरे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो
वो चलेगा, कोई बात नहीं, अपने पास नई भर्ती आई है, जितने फिर से नए लोगों को रिक्रूटमेंट करना है। रेलवे के कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएं तो क्या रेलवे नए एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे क्या? तुरंत वो वैकेंसी निकालेंगे, ये वैकेंसी निकली हुई है, जल्दी से आ जाओ भाई। वैसे ही रिक्रूटमेंट अपने टीम में एनी टाइम चालू रखना है, भले कोई जा रहा है छोड़ के तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। हम लोग की टीम में रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी साथियों। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, एक्टिविटी। अपने टीम में एक्टिविटी बिल्कुल एनी टाइम चालू रखनी है। क्या क्या कंपनी से ऑफर आ रहा है, हम लोग के सीनियर्स क्या क्या ऑफर दे रहे हैं, उसी को लेके ही एक्टिविटी करनी है। कोई अपने तरफ से अलग से कुछ नहीं करना है। जो टीम का फ्लो है, जो सीनियर्स का फ्लो है, उसी फ्लो में हम लोग को एनी टाइम रहना है। अगर अभी प्रमोशन हो रहा है, जिस चीज का प्रमोट हो रहा है उसी को हम लोग को भी प्रमोट करना है। अगर हम लोग फ्लो के साथ बहेंगे तो जल्दी हम लोग स्पीड में जा सकते हैं। फ्लो के अगेंस्ट बहने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग को तकलीफ तो होगी सर। इसलिए जिस भी इवेंट का प्रमोशन किया जा रहा है उसी इवेंट की एक्टिविटी करनी है साथ में। नया वेन्यू डेवलप करने की एक्टिविटी करनी है। सही टारगेट रखने की एक्टिविटी करनी है। राइट, सही ऑफर एक्टिविटी करनी है। सही फंक्शन का प्रमोशन करना है कि ये फंक्शन सही से कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसकी एक्टिविटी करनी है। ट्रिप, बहुत सारे ट्रिप भी आती है अपने आरसीएम में, तो ट्रिप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इस चीज की एक्टिविटी करनी है। तो इस तरह की एक्टिविटी एनी टाइम अपने टीम में चलती रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए टीम में। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर ग्रोथ अपना रुक जाता है। जो लोग अपने टीम में आते हैं, रिक्रूटमेंट जिनका किया हुआ है, और वो एक्टिविटी नहीं होगी तो वो लोग भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे बहुत हो गया, कुछ तो हो नहीं रहा, बस महीने बीत रहे, दिन बीत रहे, तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। एक्टिविटी एनी टाइम चलते रहनी चाहिए। अभी ये इस अभी इस अभी इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, अगले बार नया टारगेट है उसको अचीव करना है। अभी ये इवेंट चल रहा है, अभी अपने पास जल संचय का जैसे अभी बात हो रहा है, तो ऐसे ही हम लोग फ्लो में जल संचय के बारे में बात करना है। जब न्यूट्री चार्ज के बारे में कोई इवेंट होगा उसके बारे में बात, तो एनी टाइम मेरे को फ्लो में ही चलना है, एनी टाइम धारा के साथ बढ़ते रहना है। बस यही मेरा कहना था साथियों। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जितने लोग भी समय दिए उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद करता हूँ जो लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सुरेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद परवीन सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज जूम पे बोलने का। आज मेरा पहला दिन था, मुझसे कोई गलती हुआ हो, मेरी बातों का बुरा भला लगा हो, इसलिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ।